अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक रियाज और बहरिया टाउन ने खेल पलट दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने बहरिया टाउन केस की समाअत की और इस समाअत के दौरान जो कुछ हुआ, आने वाले वक्त का वो मंजरनामा पेश कर रहा है। मलिक रियाज किस तरह मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। बहरिया टाउन जिसकी तबाही के हवाले से हर कोई उम्मीदें लगाए बैठा था कि बहरिया टाउन तबाह हो जाएगा, मलिक रियाज बर्बाद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मलिक रियाज जिसकी गिरफ्त इस रियासती इदारों पर बड़ी मजबूत है, चाहे साबिक जज हो चाहे साबिक जर्नैल हो, वो मलिक रियाज के मुलाजिम रहे हैं। तो अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मलिक रियाज को रिलीफ मिल सकता है। मलिक रियाज के खिलाफ जो रियासत का घेरा तंग हो रहा था, अब मलिक रियाज उससे अपनी जान छुड़ाना बहुत कह लीजिए कि तगोदौ कर रहा है और वो जान छुटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह इस केस में लूप होल छोड़े गए हैं, जिस तरह मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज को 6 प्रॉपर्टीज को नीलामी के लिए पेश किया गया और मलिक रियाज और बहरिया टाउन ने उन प्रॉपर्टीज की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। 7 अगस्त को ये 6 जो प्रॉपर्टीज थी उनको नीलामी के लिए पेश किया गया, लेकिन कोई खातर ख्वाह बड़ी बोली इन प्रॉपर्टीज की नहीं लग सकी। जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी उनकी करोड़ों की बोलियां लगी और जो करोड़ों की बोलियां लगाकर वो प्रॉपर्टीज लेने वाले थे, उनको भी मालूम था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मलिक रियाज और बहरिया टाउन के हक में फैसला आया तो उन्हें वो प्रॉपर्टीज छोड़नी पड़ेंगी। अब हुआ क्या है? अब मामला ये हुआ है कि 7 अगस्त को जब इन प्रॉपर्टीज की नीलामी हुई, जुमे वाले दिन 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इन नीलामियों को रोकने के लिए जो केस था उसकी समाअत की। दिलचस्प बात यह है कि जो केस था इसकी समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे थे। इस केस के दौरान जो बहरिया टाउन और मलिक रियाज के वकील हैं, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के बड़े क्लोज रहे हैं फारूक एच नाइक, उन्होंने ये इस्तदा की थी 8 अगस्त की समाअत में कि उन्हें स्टे दे दिया जाए, यानी ये जो नीलामियां हैं उनको रोकने का हुक्म जारी कर दिया जाए। लेकिन जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे उन्होंने कहा था कि हम जो दूसरा फरीक है यानी नैब, उसको सुने बगैर ये जो स्टे है वो नहीं दे सकते हैं। इसी समाअत के दौरान जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे दोस्तों, उससे नजर आ रहा था कि जो मलिक रियाज है उसको बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है। लेकिन जब समाअत 8 अगस्त की खत्म हुई तो मलिक रियाज को कोई रिलीफ तो ना मिला, लेकिन जो ये केस था ये दूसरे अवेलेबल बेंच के सामने लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया। फिर ये खबरें आई थी कि ये जो केस है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी के आगे लगेगा। 13 तारीख यानी 13 अगस्त उसके लिए मुकर्रर हो गई थी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का जो बेंच था उसका ऐलान 12 अगस्त की रात को हो गया। 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था, लेकिन इस 3 रुकनी बेंच से जो 2 जजेस थे जिन्होंने 8 तारीख को समाअत की थी वो गायब थे। इनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जिसने 13 अगस्त को मलिक रियाज और बहरिया टाउन के केस की समाअत की। इस बार इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस याया अफरीदी कर रहे थे, लेकिन अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो बड़ा दिलचस्प मामला था दोस्तों। फारूक एच नाइक जो कि बहरिया टाउन और मलिक रियाज के वकील थे, पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब से उनका ताल्लुक है, वो अदालत में पेश हुए। जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने फारूक एच नाइक से मुखातिब होकर कहा कि क्यों ना फारूक साहब ये जो केस है हम जो पिछला बेंच था उसको दोबारा भिजवा दें, वो ये समाअत कर लें। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर चीफ जस्टिस ने ये केस जो साबिक बेंच था जिसने 8 अगस्त को समाअत की थी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्हीं को भिजवाना था, तो फिर ये केस अपने सामने क्यों लगाया? अब दिलचस्प मामला उस वक्त हुआ जब फारूक एच नाइक ने चीफ जस्टिस से इत्तेफाक कर लिया और चीफ जस्टिस से कहा कि ठीक है, आप ये केस जो है वो जो गुज़िश्ता बेंच है 3 रुकनी उसको भिजवा दीजिए, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि जो पहले समाअत हुई वो भी 3 रुकनी बेंच ने की, चीफ जस्टिस का जो बेंच था वो भी 3 रुकनी बेंच था। तो ये फारूक एच नाइक ने चीफ जस्टिस से इत्तेफाक किया और जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि हम ये केस जुमे वाले दिन के लिए लगा देते हैं, जो कि अवेलेबल बेंच होगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, नईम अख्तर अफगान और मियां गुल हसन औरंगजेब का। अब जो चीफ जस्टिस का बेंच था उनमें कौन कौन थे? जस्टिस चीफ जस्टिस थे, उनके साथ जस्टिस शफीक सिद्दीकी थे और उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। अब जुमे वाले दिन का जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को हम लगा देते हैं तो फारूक एच नाइक ने इनकार कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि फारूक एच नाइक को जल्दी होती कि जी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज हैं वो नीलाम होने वाली हैं, मलिक रियाज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, तो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया जाए, इस मामले को रुकवा दिया जाए। लेकिन
फारूक एच नाइक को जल्दी नजर ना आई। फारूक एच नाइक ने जो आर्गुमेंट दिया अदालत के अंदर वो बड़ा दिलचस्प था। फारूक एच नाइक ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट, क्योंकि 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का था, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आसिफ, उन्होंने फैसला दिया था कि जो नीलामी पर स्टे है वो नहीं हो सकता। लिहाजा फारूक एच नाइक ने कहा कि उसका तफसीली फैसला आ गया है और अब जो तफसीली फैसला आया है उसका जायजा लेने के बाद मजीद हम अपने आर्गुमेंट्स और दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना चाहते हैं अपनी दरख्वास्त के साथ, और इस दरख्वास्त को हम रिन्यू करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इत्तेफाक किया जो फारूक एच नाइक थे, और फारूक एच नाइक ने यह दरख्वास्त की कि इसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी बगैर कोई तारीख दिए इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने उससे भी इत्तेफाक कर लिया और ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए केस मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अदालत जब बर्खास्त हुई उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा दिलचस्प मामला था। फारूक एच नाइक अदालत से बाहर चले गए तो दौड़ा दौड़ा जो चीफ जस्टिस का कासिद था वो उनके पास पैगाम लेकर आया फारूक एच नाइक के पास, और फारूक एच नाइक से कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब आपको याद कर रहे हैं, आपको तलब कर रहे हैं। फारूक एच नाइक साहब चीफ जस्टिस याया अफरीदी के जो कोर्ट थी उसमें गए। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से कहा कि क्यों ना फारूक साहब आप दोबारा एक दरख्वास्त, नई दरख्वास्त दायर कर दीजिए, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है और फिर हम वो समाअत जो है वो कर लेंगे उस दरख्वास्त पे। लेकिन फारूक एच नाइक ने उनसे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, माय लॉर्ड, मुझे दोबारा ये दरख्वास्त बनानी पड़ेगी, दोबारा प्रोसेस होगा, वो टाइम टेकिंग होगा, लिहाजा हम जो पुरानी दरख्वास्त है उसमें इजाफी जो दस्तावेजात हैं, जो एक रिन्यू पिटीशन है, वो हम दाखिल कर देंगे। जो नंबर उसको अलॉट हो गया है वही नंबर वो चलता रहेगा, और चीफ जस्टिस ने उससे इत्तेफाक कर लिया। अब दोस्तों दिलचस्प बात क्या है, जो अब 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है। अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 8 अगस्त की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए थे उन रिमार्क से साफ लग रहा था कि जो बहरिया टाउन है और मलिक रियाज है उसके हक में फैसला आएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कानूनी सवाल उठाया था और कहा था कि जो प्ली बार्गेन है जो कि की गई थी, जो कि नैब के कह लीजिए मुतासरीन थे जो कि उसमें फरीक है, उनकी जानिब से नैब के साथ प्ली बार्गेन की गई थी बहरिया टाउन के फरीकैन की जानिब से। तो उन फरीकैन ने, बहरिया टाउन के जो कह लीजिए फरीकैन थे प्ली बार्गेन करने वाले, उन्होंने कहा था कि हम पे दबाव था कि हम प्ली बार्गेन करें, इसलिए हमने प्ली बार्गेन की और अब वो प्ली बार्गेन वापस लेने के लिए हमने दरख्वास्त दायर की हुई है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह सवाल उठाया कि जब एक फरीक जो कह रहा है कि मुझ में दबाव था प्ली बार्गेन के लिए, बहरिया टाउन से उसका ताल्लुक है, उसने अगर दरख्वास्त दी हुई है कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूं, जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता नैब कैसे जायदादों को नीलाम कर सकता है। यह बड़ा कानूनी नुक्ता था, उठाया गया, और बज़ाहिर नजर आता है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इससे इत्तेफाक करें, और हो सकता है अमीनुद्दीन खान भी इससे इत्तेफाक कर लें, और अगली समाअत में जो बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी है उसको रोका जाएगा। अब दोस्तों जो 8 तारीख को नीलामियां हुई थी वो भी बड़ा दिलचस्प मामला था, क्योंकि बहरिया टाउन की 6 जो जायदादें थी उनको नीलामी के लिए पेश किया गया। उनमें से सिर्फ जो 3 जायदादें थी वो नीलाम हो सकी थी और उनकी जो कीमत लगी, अरबों की प्रॉपर्टीज थी, करोड़ों उनकी बोली लगी और करोड़ों में उनको नीलाम करने का कह दिया गया, क्योंकि जराए बताते हैं कि जो बहरिया टाउन है उसने मैसेज ये पहुंचा दिया था जो नीलामी में हिस्सा लेने वाले थे या मुतवक्को थे उनको, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चला गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर स्टे दे देता है तो फिर आपकी बोली जाया हो जाएगी। इसीलिए हमें बड़ी दिलचस्पी नजर नहीं आई थी। वैसे तो बहरिया टाउन जब अपने प्लॉट आवाम के लिए पेश करता है तो कतारें लग जाती हैं, लाइनें लग जाती हैं लोगों की, फाइल ली जाए, बहरिया टाउन में प्लॉट लिया जाए, लेकिन जब बहरिया टाउन और मलिक रियाज की जायदादें नीलामी के लिए पेश की गई तो कोई उसको खरीदने वाला नहीं था। चंद लोग थे जो कि वो खरीदने के लिए पहुंचे थे और वहां पर भी जो सहाफी थे या मीडिया था उसका एक्सेस नहीं था। अब जो रियासत है वो तो दोस्तों अपना डंडा चला रही थी, बजाय नजर आ रहा था कि मलिक रियाज अब रगड़े में आ गया है, लेकिन मलिक रियाज की जो पावर है, मलिक रियाज की जो इस सिस्टम के अंदर जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, और मलिक रियाज को पता है कि देखिए उस पर दबाव था इमरान खान के खिलाफ गवाही दे, वादा माफ गवाह बन जाए, और जो अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है अब देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जस्टिस सरफराज डोगर उस पर फैसला नहीं कर रहे। जनवरी में जो रिव्यू पिटीशन थी वो दायर कर दी गई थी, लेकिन 8 माह गुजर गए हैं, रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई जा रही इमरान खान की, क्योंकि दावा यह किया जाता है कि मलिक रियाज पर यह दबाव है कि वो वादा माफ गवाह बने, अल कादिर ट्रस्ट में आए, गवाही रिकॉर्ड करवाए, और फिर जो इमरान खान है उसके लिए जो सजा है उसको बरकरार रखा जाए अल कादिर ट्रस्ट केस वाली।
اور عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کیے جائیں. لیکن ملک ریاض کو پتا ہے کہ جو مقتدر ادارے ہیں اور جو مقتدر شخصیات ہیں انہوں نے چلے جانا ہے، لیکن میں نے اپنا کاروبار جاری رکھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک ریاض نے 3 سال یا 5 سال کے لیے اپنا کاروبار کرنا ہے اور اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے. ملک ریاض نے تو اپنا کاروبار جاری رکھنا ہے، اپنے بچوں کو اس نے منتقل کیا ہوا ہے. لہٰذا ملک ریاض اسی لیے یہ جو وقتی نقصان ہے اس کو برداشت کر رہا ہے. لیکن جو ادارے تحقیقات کر رہے ہیں دوستو، اس میں جو تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات آ رہے ہیں، 5300 ارب کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کے شواہد نیب کے ذرائع بتاتے ہیں انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. تقریباً 23 کے قریب جو شیل کمپنیاں تھیں، جو کہ جعلی کمپنیاں ہوتی ہیں منی لانڈرنگ کے لیے، وہ 23 کمپنیاں بنائی گئی تھیں. ان میں سے 2 کمپنیوں نے صرف 21 ارب کی جو منی لانڈرنگ تھی وہ کی. اور یہ جو بحریہ ٹاؤن یا ان کے جو چاہنے والے تھے یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے، وہ جو منی لانڈرنگ کر رہے تھے حوالہ ہنڈی سے، یہ جو یو اے ای میں بی ٹی پراپرٹیز کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا گیا وہ بھی اسی منی لانڈرنگ کے پیسے سے لانچ کیا گیا. یہ نیب کی تحقیقات میں بات سامنے آ رہی ہے. اب جو نیب حراست میں لے رہا ہے، جو کرنل خلیل تھے، ریٹائر کرنل خلیل جو کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تھے، ان کو حراست میں لیا گیا. ملک ریاض نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں ملک فرد، ان کو لاپتہ کیا ہوا ہے. ممکن ہے وہ بھی اداروں کی حراست میں ہو، وہاں پہ وہ انکشافات کر رہے ہوں، بتا رہے ہوں کہ یہ پورا سارا معاملہ کیسے چل رہا تھا. تو ملک ریاض صاحب جو ہے منی لانڈرنگ کا ان کو حساب دینا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ملک ریاض کا کٹا کھلے گا تو دوستو کئی سیاستدان اس کے رگڑے میں آئیں گے، اور خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما اور آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کے بڑے کاروباری تعلقات رہے ملک ریاض کے ساتھ. تو ملک ریاض جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بچتا جا رہا ہے سسٹم سے. اور جو فیلڈ مارشل کا ڈنڈا چلا تھا عاصم منیر کا، بظاہر نظر آ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ ملک ریاض جو ہے وہ شکنجے میں آ گیا ہے. دیکھنا ہے کہ وہ شکنجے میں رہتا ہے یا پھر چند ایسے لوگ ہیں فیلڈ مارشل کے آس پاس جو فیلڈ مارشل سے غداری کرتے ہیں اور ملک ریاض کو بچا لیتے ہیں. آپ کو اس حوالے سے کیا لگتا ہے نیچے کامنٹ کر کے بتائیے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو دبانا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. فیس بک کے دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.